नमस्कार दोस्तों, प्राइड डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैथ्स में आपके एक टॉपिक आता है वॉल्यूम आयतन। आयतन में स्टूडेंट्स की बड़ी समस्या रहती है कि इसके फॉर्मूले याद नहीं होते और अगर याद हो जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट ढंग से करना नहीं आता। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो उसी के लिए होगी कि हम आसानी से फॉर्मूले याद कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम के अंदर आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो इन दो शेप्स को ध्यान में रखना है, एक तो प्रिज्मेटिक शेप, एक पिरामिडिक शेप। तो देखिए, प्रिज्मेटिक शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनका जैसा बेस हो वैसा ही टॉप हो। जैसा बेस हो वैसा ही टॉप का मतलब जैसा आधार वैसा ही शीर्ष भाग होगा। इसके अंदर हम जो तीन आकृतियां पढ़ते हैं वो है घन, घनाभ और बेलन। घन, घनाभ और बेलन, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। इन तीनों आकृतियों के फॉर्मूले एक ही तरीके से बनेंगे। तो ये तो हो गई आपकी प्रिज्मेटिक शेप। पिरामिडिक शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनका बेस चाहे कैसा भी हो, बेस चाहे कैसा भी हो, चाहे सर्कुलर हो चाहे क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में हो, लेकिन जो शीर्ष भाग है वो एक बिंदु पर बनता है। जैसे यहाँ पर जो हमारी आकृति है इसका आधार वृत्ताकार है लेकिन शीर्ष भाग एक बिंदु पर बन रहा है, शंकु इसको बोलते हैं। ये पिरामिडिक शेप है। ऐसे ही ये वाली शेप है, इसका आधार चाहे जैसा भी हो, शीर्ष भाग एक बिंदु पर बन रहा है, ये भी एक पिरामिडिक शेप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिज्मेटिक शेप। देखिए, प्रिज्मेटिक शेप के अंदर घन, घनाभ और बेलन, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये तीन आकृतियां हमें पढ़नी हैं और इनमें सबसे पहले हम देखेंगे इनका वॉल्यूम आयतन। अब जब वॉल्यूम की बात आती है तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम होता क्या है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में अगर आपसे पूछा जाए कितनी मिट्टी भरी जा सकती है तो वो उसका वॉल्यूम होगा। हमारे घर के अंदर जो पानी का टैंक होता है उस टैंक में कितना पानी भरा जा सकता है वो वॉल्यूम होगा। और अगर प्रैक्टिकली हम समझें तो मैं आपको जो ये चीज़ समझा रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन फ्रेम करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत काम आएगी। तो आप इस लॉजिक को ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमें एक पानी का टैंक बनाना है और उस टैंक का हमने बेस बना लिया। ये जो मेरे हाथ में है ये उस टैंक का बेस है और मैं आपको कहूँ कि बताओ इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो आप इसमें कोई भी पानी, कुछ भी पानी नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम इसमें पानी कैसे भर सकते हैं, हमें इसकी पर्टिकुलर कुछ हाइट तक दीवार तो बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास आधार का क्षेत्रफल हो, अगर हमारे पास आधार का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर ये मैंने शीट ली है, ये क्षेत्रफल के साथ है। अगर मैं एक धागा लेता इस तरीके से चौकोर शेप में मैं धागा लेता तो वो परिमाप के साथ होता। तो सबसे पहली बात है कि हमें टंकी की तली तो बनानी पड़ेगी। तो ये टंकी की तली आ गई, लेकिन इस तली से केवल काम नहीं चलेगा, हमें इसकी हाइट तक एक पर्टिकुलर दीवार बनानी पड़ेगी। तो अगर हम पानी भरेंगे तो देखो हमें एक तो इसकी तली बनानी पड़ेगी, यानी वो तो हो गया एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल, और साथ में इसके एक ऊंचाई तक की मुझे दीवार बनानी पड़ेगी। अगर ये मैं चारों दीवार इस तरीके से इसमें बना देता हूं तो फिर ये एक टंकी बन जाएगी और इसमें हम पानी भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम के अंदर हमारे तीन डायमेंशन काम में आएंगे। मैंने कहा कि इसमें इसका क्षेत्रफल काम में आएगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई काम में आएगी, प्लस इसमें एक हाइट तक हमें दीवार बनानी पड़ेगी, यानी ऊंचाई भी काम में आएगी। तो आयतन में हमेशा तीन डायमेंशन काम में आएंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और वैसे अगर देखा जाए तो हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना होगा और एक हाइट तक निकालना होगा। बस ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो किसी भी वॉल्यूम के फॉर्मूले में आपकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम, अगर कभी भी किसी भी प्रिज्मेटिक शेप का हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई साहब अगर हमें कभी भी किसी भी प्रिज्मेटिक शेप का वॉल्यूम निकालना है तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं क्योंकि कुछ लोग हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। सबसे पहले हम हमारी पहली आकृति की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो आकृति है ये घन के आकार की है, इसको क्यूब बोलते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही सेम होती हैं। अगर मैं इसकी चौड़ाई a लूँगा तो लंबाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी।
और इसका जो आधार होता है ये वर्गाकार होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मैंने क्षेत्रफल वाले चैप्टर में डिटेल से करवाया था आपको। तो यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आ गया आधार का क्षेत्रफल, गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है यहाँ पर a, तो ये आ गया a क्यूब। जब मैं इसको बताऊंगा a क्यूब में, तो आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये पहले से पता है, तो वो सोचेंगे सर हम तो इसको डायरेक्ट ही ध्यान में रख लेंगे। नहीं, आपको डायरेक्ट ध्यान में नहीं रखना है। जैसे मैं बताता हूँ उस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपके बहुत ही आसानी से सारे फॉर्मूले याद होंगे और कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगली जो आकृति है वो है हमारी क्यूबॉइड, घनाभ। अब घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों ही अलग अलग होते हैं। मान लिया इसकी चौड़ाई मैंने ली b, इसकी लंबाई ले ली मैंने l और ऊंचाई ले ली h। तो जो घनाभ होता है इसका आधार होता है रेक्टेंगुलर, आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आयत का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल आ गया। इसको किससे गुणा करना है, इसको ऊंचाई से गुणा करना है, तो मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऊंचाई से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, l इंटू बी इंटू एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी आकृति है वो है बेलन सिलेंडर। सिलेंडर का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, और यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमने ले ली r और इसकी ऊंचाई ले ली h। अब इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h। तो बेलन का जो आयतन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर h। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता क्या है, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर मुझे कर्व सरफेस निकालना है तो फर्श की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्श की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फर्श के केवल दीवारों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कमरे में मिट्टी भरनी है तो मिट्टी भरने के लिए फर्श की ज़रूरत है जिस पे हम मिट्टी भरेंगे, लेकिन अगर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें फर्श की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप ली, सेम अगर मुझे इसमें पानी भरना है तो मुझे इसको बेस के साथ कवर करना होगा, तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, कितना पानी भरा जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो मुझे इसके पेंदे लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बेस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके आधार का परिमाप लूँ और उसको ऊंचाई से गुणा कर दूँ। समझ में आई बात? क्या समझ में आया कि हमें जो भी आकृति हम ले रहे हैं उसके आधार का परिमाप चाहिए और उसको ऊंचाई से गुणा करना है, बस। तो जैसे वॉल्यूम के अंदर फॉर्मूला बनता है प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, वैसे ही कर्व सरफेस एरिया के अंदर याद रखना कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अगर मैं आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दूंगा तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मैं आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हिंदी में कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो घन है, जो क्यूब है, इसका आधार कैसा है। तो घन का जो आधार है वो वर्गाकार होता है और वर्ग का परिमाप होता है 4a स्क्वायर। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a। वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हाइट से, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अगर हम बात करें घनाभ की, तो घनाभ का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो घनाभ का आधार होता है आयताकार, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी इंटू एच। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि बताओ कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अगर ये वाली शेप है तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और अगर ये है कि हमारे पास एक बेलनाकार आकृति है, उसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, तो आधार का परिमाप, बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, और वृत्त का परिमाप क्या होता है,
2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच। इन दोनों फॉर्मूले में बड़े स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज होते हैं, वॉल्यूम की जगह कई बार ये लगा देंगे, कई बार ये लगा देंगे, तो हमें इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्षेत्रफल काम में आएगा, इसमें परिमाप काम में आएगा, हाइट से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट जो इसमें तीसरा हमारा जो कंसेप्ट बनता है वो बनता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जिस भी कमरे में हम पढ़ रहे हैं उस कमरे की चारों दीवार तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। अगर मैं इसके अंदर फर्श और छत का क्षेत्रफल और जोड़ दूं तो टोटल सरफेस 6 के 6 सरफेस आ जाएंगे इसमें, यानी 6 पृष्ठ इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया के अंदर आधार का क्षेत्रफल 2 से गुणा करके जोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक तो आधार है फर्श के लिए और एक आधार है छत के लिए। बी मैं यहां पे लिख देता हूं, बी स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से देखिए कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर प्लस आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो एक a स्क्वायर तो फर्श के लिए और एक a स्क्वायर छत के लिए, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 6a स्क्वायर। अब मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया एग्जाम के अंदर कि एक कमरे की चारों दीवार और उसकी छत पर कलर करना है, तो बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? वेरी गुड, इसमें से कोई भी फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें फिर एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया हो गया 4a स्क्वायर और छत के लिए एक a स्क्वायर और आएगा, तो उस कंडीशन में हम इसको करेंगे 5a स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया इसका बताना है आपको क्यूबॉइड का। तो देखिए अगर मैं यहां से ब्रैकेट ओपन करता हूं, देखिए आपको जो फॉर्मूला कईयों को याद है 2LB BH LH, वो कैसे बना? अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखो 2LH 2BH, तो मैं लिख देता हूं 2LH प्लस 2BH, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा, प्लस अब मुझे एक तो आधार का क्षेत्रफल लेना है और एक छत का क्षेत्रफल लेना है। मुझे फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल और लेना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2L इंटू बी, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई इसमें और जोड़ देंगे। अब इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बस LB प्लस BH प्लस LH। बहुत ही प्यार से हम इसको समझ लेंगे और अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी शेप है वो है सिलेंडर, बेलन। अब बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई RH। मुझे सारे टोटल सरफेस एरिया बताना है इसका, सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई RH हो गया। अब एक पृष्ठ तो ये और एक पृष्ठ ये, 2 पृष्ठ मुझे ये और जोड़ने पड़ेंगे। एक नीचे वाला पृष्ठ होगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला भी पाई आर स्क्वायर। कितने पाई आर स्क्वायर हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां से इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा। अब इसमें से अगर अपन कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, H प्लस आर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमें इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रटना भी नहीं है, आपको समझना है कि हमने कर्व में 2 सरफेस जोड़ दिए तो ये बना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास जिसमें ऊपर ढक्कन नहीं है, सिर्फ पेंदा पेंदा ये बिना ढक्कन का सिलेंड्रिकल कोई हमारे पास टब है, बताओ उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो हमें ये नहीं लगाना, क्योंकि अब ढक्कन नहीं है भाई साहब, ढक्कन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, कर्व सरफेस 2 पाई आर एच प्लस, सॉरी इसमें कर्व सरफेस क्या आ गया, 2 पाई आर एच आ जाएगा। कर्व सरफेस आ गया 2 पाई आर एच प्लस एक नीचे वाला सरफेस आ जाएगा, इसमें नीचे वाला सरफेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें चीजों को समझने की आवश्यकता है। एक इसमें जो आपके कंसेप्ट और बच गया, वो कंसेप्ट ये है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ क्यूब का या क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, विकर्ण, तो देखो कमरे का जो विकर्ण होता है वो हमेशा, आप ये मान के चलो मैं पूछूं कि बताओ किसी कमरे के अंदर रखे जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ कौन सी होगी, सबसे बड़ी रोड कौन सी होगी, तो कमरे के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, मतलब कैसे, मतलब ऐसे कि मैं कमरे के इस वाले कोने से लेकर यहाँ तक की जो छड़ खींचूंगा, यहाँ तक की जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसका डायगोनल होगा। अब आपको पता है कि
स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए, जबकि इसमें हाइट भी होती है तो 3 डायमेंशन के लिए √3 इंटू ए हो जाएगा। अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होगा, तो आपको पता है रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हाइट भी होती है तो इसका फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी कमरे के अंदर रखे जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ कौन सी होगी, तो वो उसका डायगोनल होगा। समझ में आ गई बात। तो ये सारी की सारी आकृतियां जो थी ये प्रिज्म के अंदर आती हैं। अगर हम ये वाला कंसेप्ट सीख लेते हैं, हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं, तो इन फॉर्मूलाज को बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ईमानदारी से अगर ये क्लास लेते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं और एक बार ये आप मेरे साथ साथ कर लेते हैं, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपके ये फॉर्मूले याद होंगे ही होंगे। हो ही नहीं सकता कि आपके ये याद ना हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब जो नेक्स्ट हमारी शेप आएगी वो आएगी प्रिज्मेटिक शेप। अगर आपके पिरामिड के सारे फॉर्मूले याद हैं तो प्रिज्म के फॉर्मूले वहीं से बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रिलेशंस, रेशियो आपस में होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिरामिडिक शेप के अंदर हमारे जो आकृति आ रही है वो है कोण। कोण में देखो, एक तो ये होती है रेडियस, ये होती है हाइट, और ये होती है स्लैंट हाइट, लेटरल हाइट इसको बोलते हैं। याद रखना, कभी भी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आयतन निकालेंगे और लंबाई और चौड़ाई लेंगे, आधार और ऊंचाई लेंगे, उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर ये हाइट है, ये रेडियस है। अगर मुझे ये निकालना है तो ये पाइथागोरस की थ्योरम से सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं वॉल्यूम, आयतन। अब अगर हमें कभी भी पिरामिडिक शेप का वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप रिकॉल करो प्रिज्म का आयतन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, प्रिज्म का जो आयतन होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में लिख लेना भाई, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये प्रिज्म का आयतन होता है। लेकिन अगर हमें पिरामिड का आयतन निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर देना है और कुछ नहीं करना। चलिए हमारी आकृति के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस, आधार कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर इंटू h मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो जो शंकु होगा, जो कोण होगा, उसका वॉल्यूम होगा 1/3 πr स्क्वायर h। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, अगर ये निकालना है तो सेम जो हमने प्रिज्म में फॉर्मूला काम में लिया था, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। हाँ बिल्कुल वही होगा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लेकिन यहां पर मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं। देखिए ऊंचाई, जब मैं कोण बनाऊंगा तो इसमें हाइट कौन सी काम में आएगी, ये हमने एक कोण बनाया। अब जब कोण बनाएंगे तो बताओ, इसमें जब कर्व सरफेस निकालेंगे, ये वाला सरफेस निकालेंगे, तो इसमें लेटरल हाइट काम में आएगी या हाइट काम में आएगी, तो इसको बनाने के लिए हमारे लेटरल हाइट काम में आएगी। तो याद रखना, यहां पर हाइट नहीं काम में लेंगे, लेटरल हाइट काम में लेंगे। मैं ये लिख देता हूं, हाइट नहीं आएगी भाई साहब, यहां पर आएगी लेटरल हाइट, यानी तिरछी ऊंचाई। हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो आधार का परिमाप निकालो और तिर्यक ऊंचाई से गुणा कर दो, और जो भी ये प्रोडक्ट आएगा उसका आधा कर दो, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। चलो बनाते हैं। तो 1/2 इंटू आधार का परिमाप 2πr इंटू लेटरल हाइट l, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया आ गया πr/l। अगर यहां से हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हम इसको वैसे ही याद रख लेंगे, इतना क्यों सोचेंगे। तो मुन्ना बात ऐसी है, एक बार एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक
पिरामिडिक शेप है जिसका आधार का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई इतनी है, बताओ इसका आयतन क्या होगा। तो पहली बात तो बच्चे इसी में घूम गए, पिरामिडिक शेप है कौन सी। तो फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करना था और साथ में मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर देना था, आंसर आ जाता। चलिए ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। अगर हमें यहां से निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर जो प्रिज्म में हमने 2 इंटू एरिया ऑफ बेस यानी 2b ऐड किया था, यहां पर 2b थोड़ी बनेगा क्योंकि यहां पर तो एक ही आधार है, ऊपर तो आधार है ही नहीं, तो यहां पर सिर्फ एक b आएगा। b का मतलब है एरिया ऑफ बेस, मैं लिख देता हूं फिर से एक बार, b का मतलब है एरिया ऑफ बेस। चलिए तो देखो कर्व सरफेस एरिया आ गया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको और सोल्व करना चाहो तो आप यहाँ से लिख सकते हो पाई आर आ गया कॉमन, ये आ गया एल प्लस आर, बस। तो अगर आप इस तरीके से इनको समझ के याद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला आपको याद रखने में कोई समस्या होगी, दिक्कत होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।